फ्रेंड्स, शिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी की, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमने लास्ट टाइम में पढ़ लिया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इन सब चीज़ों के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग बालू का स्तूप। तो अपने जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं वायु अपरदन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत का या मिट्टी का स्थानांतरण स्थानांतरण होके दूसरी जगह पर जाकर जमा होना, और उससे जो निर्मित आकृतियां या जो टीले इस तरीके के बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग बालू का स्तूप। बालू से निर्मित स्तूपों का निर्माण, मतलब बालू से स्तूप का निर्माण, तो इनको कहते हैं हम लोग बालू का स्तूप। अब अपने देखो दोस्तों, बालू का स्तूप के बारे में मुख्य तौर पर अपने एक होता है पहला अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दोस्तों, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो होते हैं, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप अपने जो हवा के समानांतर जिनका निर्माण होता है, मतलब अगर पवन द्वारा वायु का अपरदन होता है वो हवा के समानांतर ही चल के बनते हैं। तो जैसे अगर इधर से आपकी हवा जा रही है, पवन की दिशा अगर ये है, तो इसकी दिशा के अनुदिश जिनका निर्माण होता है, यहाँ से इस तरीके से कोई भी रेत का टीला है, ये यहाँ से इसके समानांतर ही उड़कर आगे चल के यहाँ पर स्तूपों का निर्माण करते हैं। ये स्तूपों का निर्माण, ठीक है। तो यहां से जो हवा की दिशा ये है, हवा की दिशा के अनुदिश या समानांतर, हवा की दिशा के अनुदिश या उसके समानांतर जो जिस तरीके के स्तूपों का निर्माण होता है वो होते हैं हमारे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जो, वो कौन से स्तूप होते हैं? जिनका निर्माण हवा की दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, धीमी गति से जब हवाएं चलती हैं तो धीरे धीरे उनके साथ ही रेत उड़ती रहती है, धीमी गति से जो चलती है हवा उनके अंतर्गत। तो ये हो गए आपके हवा के अनुदिश, हवा के अनुदिश या समानांतर, ठीक है। हवा के अनुदिश या हवा के समानांतर, इन्हीं को क्या बोला जाता है? रेखीय स्तूप। रेखीय स्तूप जो होते हैं वो भी अपने अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए आपके जो हवा के समानांतर है या हवा के अनुदिश जिनका निर्माण होता है वो बालू का स्तूप। अब दूसरे जो होते हैं हमारे, एक इनकी ये ज्यादातर कौन से इलाके में पाए जाते हैं? जैसे गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर वाले क्षेत्र में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ज्यादा निर्मित होते हैं, ठीक है। अब अपना जो दूसरे जो है वो है हमारे बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, देखो इनका लिख लो, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये है आपका जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई अपनी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की। दूसरा जो प्रकार है अपना, दूसरा जो प्रकार है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अनुप्रस्थ कौन से हो गए? ये हवा के समानांतर है,
अनुप्रस्थ में क्या होता है, पवन की दिशा, अगर आपकी ये पवन की दिशा है, ठीक है, ये हवा की दिशा है, तो इसके जो अवरोधक के रूप में निर्मित जो होते हैं हवा के बिल्कुल इस तरीके से आड़े या सामने प्रतिरोधक या अवरोधक के रूप में जो निर्मित होते हैं, जैसे इस तरीके का निर्माण हो गया बालू का स्तूप, ये तो ये हवा की दिशा ये हो गई, ये तो यहां से जाके और ये लोग इसके सामने लगभग समकोण पर तो नहीं मतलब, लेकिन उसका अवरोधक के रूप में निर्मित होते हैं। वो वाले कौन से होते हैं, खड़े या उसके अवरोधक के रूप में, हवा की दिशा के अवरोध के रूप में, तो वो होते हैं आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, ये लंबवत अपने जो हवा की जो दिशा होती है उसके लंबवत इनका निर्माण होता है। तो ये कौन से हो गए हमारे बालू का स्तूप, दूसरे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो ये इसकी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हवा की दिशा के लंबवत, या अवरोध के रूप में, अवरोधक की तरह लिख लो, या मतलब समझ लो आप इसको, एक तरीके से समझ ले कि किस तरीके से, ठीक है, हवा की दिशा के लंबवत या इसके अवरोधक के रूप में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं अपने, ये पाए जाते हैं अपने लगभग जोधपुर वाला इलाका जो है, बाड़मेर, सीकर या झुंझुनू वाला जो इलाका है, ये मतलब मध्यवर्ती जो अपना ये अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है अपना, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा इलाका आता है अपने, अपना आ गया सीकर, शेखावटी वाला जो रीजन है सीकर, एक हो गया अपने झुंझुनू, बाड़मेर, बाड़मेर का जो लूनी बेसिन है उस तरफ, एक है अपना जोधपुर। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में देख लो डिफरेंस ये है अपना कि समानांतर जो है हवा की दिशा के अनुदिश जो है वो तो है आपके अनुदैर्ध्य, और ये अनुप्रस्थ जो है ये है हवा में अवरोधक के रूप में या फिर हवा की दिशा के लंबवत जिनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने दो तरीके के। एक अपने बालू का स्तूप जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरे जो बालू का स्तूप है ये है हमारे बरखान। तो बरखान क्या होते हैं, बरखान हमारे वो बालू का स्तूप है जिनका निर्माण जो है गतिशील हवाओं से, तेज गतिशील हवाओं से और वायु का अपरदन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, और आकृति जो बनती है उनकी चंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति में इनका निर्माण होता है। इन स्तूपों का निर्माण अर्धचंद्राकार आकृति के समान होता है, इसलिए ये है सर्वाधिक जो है वायु अपरदन के लिए या मरुस्थलीकरण के सर्वाधिक फैलाव के लिए ये उत्तरदायी, जो सबसे उत्तरदायी जो स्तूप है बालू का स्तूप वो है हमारे बरखान। बरखान क्या है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बता दूं बरखान की आकृति जैसे अर्धचंद्राकार आकृति हो गई है, ये हो गए आपके बरखान। ठीक है, ये हवा का जो वेग से जो बन रहे हैं ये आपके बरखान हो गए, और ये काफी गतिशील और तेज हवा की वजह से बनते हैं, इसलिए ज्यादा मिट्टी इकट्ठी नहीं हो पाती है। जैसे अपने अनुदैर्ध्य स्तूप जो होते हैं ये धीमी गति की जो पवनें चलती हैं उनसे चलते हैं, जिससे क्या होती है रेत थोड़ी दूर जाके इनसे शिफ्ट हो जाती है। ये तेज गति की पवनों के साथ वायु का अपर्दन होता है, इसलिए बहुत दूरी तक जाते हैं और जल्दी फैलाव करते हैं ये रेगिस्तान का। तो मरुस्थलीकरण का जो सबसे ज्यादा जो बढ़ावा है या मरुस्थलीकरण के जो उत्तरदायित्व है, सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व जो कारक है उनके अंदर बरखान का एक सबसे सर्वाधिक जो मरुस्थलीकरण होता है वो बरखान की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जो हो गई अपनी बरखान के बारे में। तो बरखान क्या है, बरखान है अपने धीमी गति से या वो सॉरी गतिशील पवनों के द्वारा या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो होते हैं उनको बरखान कहते हैं। तो ये हो गए आपके गतिशील या अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूप, आकृति वाले
बालुका स्तूप। ठीक है दोस्तों, ये गतिशील पवनों के द्वारा या तेज गति की जो पवनें होते हैं उनके द्वारा होता है। और इसके बारे में लिख लीजिएगा, मरुस्थलीकरण के लिए, मरुस्थलीकरण के विस्तार के लिए उत्तरदायी, सर्वाधिक उत्तरदायी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक। ठीक है, मरुस्थलीकरण के कारण, मरुस्थलीकरण के बढ़ने के कारण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की कमी, वहां पर सूखा जो पड़ता है उसकी वजह से वनस्पति नहीं होती, जिससे मिट्टी का अपरदन होता है एक जगह से दूसरी जगह, तेज हवाएं चलती हैं, तापमान अधिक होता है। तो ये मतलब सारे कारण है, लेकिन सर्वाधिक जो उत्तरदायी कारक है मरुस्थलीकरण के बढ़ने में वो है अपना ये बरखान। ठीक है, और इनके ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं बरखान जो है, भालेरी चूरू, भालेरी चूरू जिले के अंदर है अपने, भालेरी चूरू जिले में जो भालेरी गांव है, भालेरी के जो है बरखान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये और भी पाए जाते हैं अपने इसके अतिरिक्त। ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में एग्जाम्पल के तौर पर या पूछा जाता है निम्न में से प्रसिद्ध बरखान कहाँ के हैं, या ये जो जिस भी तरीके से पूछा जाए आपको याद रखना है, चूरू जिले के भालेरी वाले जो बरखान है वो फेमस है, प्रसिद्ध है वो। ठीक है, एक अपने हो गई ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में रावतसर, हनुमानगढ़ रावतसर। ठीक है, एक है अपने देशनोक बीकानेर, देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, देशनोक, ये हो गया आपका बीकानेर। तो ये हो गए हमारे तीन मुख्यतः जो बालुका स्तूपों की प्रकृति अपने यहाँ पर पाई जाती है। और भी है बालुका स्तूप जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है अपने, ये तीन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, आगे कौन से बालुका स्तूप हो गए अपने, दो तीन तरीके के और पूछे जाते हैं। सब्र काफिज, सब्र काफिज जो है बालुका स्तूप वो क्या है, सब्र काफिज बालुका स्तूप अपने हैं, देखो एक चौथे तरीके का बालुका स्तूप और पढ़ लीजिए, चौथे हैं अपने सब्र काफिज बालुका स्तूप। ये झाड़ियों के सारे, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, कंटीली झाड़ियां, जैसे पवन पवन की दिशा अगर ऐसे चल रही है, यहाँ बीच में अगर कोई ये झाड़ियां उगी हुई हैं आपकी, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियां, तो इनके सहारे जिनका निर्माण होता है, ये पवन अपने साथ रेत उड़ाकर लेके आती है, रेत उड़ाकर लेकर आ रही है, और ये जैसे इन झाड़ियों से, जो कंटीली झाड़ियां हैं छोटी छोटी, इनके सहारे टकराकर जो मिट्टी यहाँ गिरती है, फिर यहाँ पर जो स्तूपों का निर्माण होता है झाड़ियों के सहारे, तो वो है अपने बालुका स्तूप। को किस तरीके के, सब्र काफी जो है वो ये बालुका स्तूप है जो छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। और इन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है, नेटवर्क टीले जो होते हैं अपने, नेटवर्क टीले यही होते हैं जो छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। यहाँ झाड़ियां हो गई, यहाँ निर्मित हो गई, फिर यहाँ से हो गई, तो ये जो है छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होने वाले हैं वो स्तूप कौन से होते हैं, वो स्तूप है अपने छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित बालुका स्तूप। कौन से अपने, सब्र काफिज। ठीक है, तो सब्र काफिज एक बालुका स्तूप का प्रकार है जो छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण नेटवर्क टीले जो लगातार जो कंटिन्यूअस जो वो बनते हैं आपके, ये नेटवर्क टीले जो बनते हैं, इनका निर्माण भी इसी सीरीज के अंदर या इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो नेटवर्क टीले के बारे में पूछा जाता है तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। और एक होते हैं अपने पैराबोलिक। ठीक है, ये पैराबोलिक जो बालुका स्तूप होते हैं तो लगभग सारे मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। एक होते हैं तारागढ़,
तारा बालू का स्तूप। तो पांचवें जो स्तूप अपने हो गए वो हो गए पैराबोलिक शेप, जो पृथ्वी की जैसी शेप होती है, पैराबोलिक स्तूप। ठीक है, ये पैराबोलिक स्तूप कहाँ बनते हैं? वनस्पति वाले क्षेत्र में बनते हैं, जहां जहां मरुस्थल में वनस्पति पाई जाती है। लगभग संपूर्ण मरुस्थल में ही पाए जाते हैं ये, संपूर्ण मरुस्थल में वनस्पति के सहारे जो बनते हैं। आकृति इनकी पैराबोल की जैसे होती है। ठीक है, संपूर्ण मरुस्थल में वनस्पति के साथ, जो जहां पर वनस्पति के सहारे जिनका निर्माण होता है उनको पैराबोलिक स्तूप कहा जाता है। ठीक है, और लगभग सारे मरुस्थल में पाए जाते हैं। एक अपने पूछे जाते हैं, छठे नंबर पे जो है वो पूछे जाते हैं अपने तारा, या इसको बोलते हैं हेयर पिन, बालू का स्तूप। तारा या बालों में जो पिन लगाई जाती है, हेयर पिन। ठीक है, बालू का स्तूप। तो ये कौन से हैं? ये तारे के समान आकृति के होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, हेयर पिन की जैसी शेप रहती है इनकी, तारे के समान आकृति के होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? तारे के समान आकृति या हेयर पिन। ये लगभग कहाँ देखने को मिलते हैं? अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है कई बार, ये कहाँ देखने को मिलते हैं अपने को? अपने राजस्थान में तारा स्तूप या हेयर पिन टाइप के जो स्तूप हैं वो मिलते हैं मोहनगढ़, एक तो जैसलमेर में जो मोहनगढ़ है, मोहनगढ़, ये कहाँ है अपना? जैसलमेर में। ठीक है, एक हो गए अपने सूरतगढ़, गंगानगर में। सूरतगढ़, गंगानगर। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्टली छह तरीके के जो चीजें हैं ये बालू का स्तूपों में, बालू का स्तूप जो होते हैं उनके बारे में पूछी जाती है। और इनमें तो लगभग यही चीजें पूछी जाती हैं, कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ क्या है, इस तरीके से। और भालेरी गांव वाले जो है वो मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, तो उस चीज को आप याद रखना। एक है अपना सब्र काफिज के बारे में। सब्र काफिज जो होते हैं झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार जो होते हैं, ये जो झाड़ियों, छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित आकृति के बारे में पूछा जाए तो इनकी आकृति होती है जो होती है आपकी चंद्राकार, चंद्रमा के समान जिनकी आकृति है वो आपके सब्र काफिज बालू का स्तूप है। ठीक है, और पैराबोलिक जो होते हैं अपने, पैराबोलिक संपूर्ण मरुस्थल में वनस्पति के सहारे पाए जाते हैं। इनको बहुमुखी जो है, इनकी शेप के बारे में लिख लो, ये बहुमुखी प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। बहुमुखी प्रकार मतलब इनके अलग अलग इस तरीके से ये उनके वनस्पति के सहारे बनते हैं, तो इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। इन्हीं को बहुमुखी बालू का स्तूप भी कहा जाता है, झाड़ियों के सहारे निर्मित या वनस्पति के सहारे निर्मित। ठीक है, तो इनको बहुमुखी बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी बालू का स्तूप को लेकर बातें। ठीक है, तो हमने 6 प्रकार के बालू का स्तूप देखे। अनुदैर्ध्य जो पवन की दिशा के समानांतर चलते हैं। एक हो गए अपने अनुप्रस्थ जो उसके पवन की दिशा के लंबवत या अवरोधात्मक होते हैं, और उनको अनुदैर्ध्य जो समानांतर चलते हैं उनको बोलते हैं हम रेखीय बालू का स्तूप भी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार के जो पढ़े थे हमने बरखान जो बालेरी के फेमस हैं, गतिशील, काफी गतिशील या अर्धचंद्राकार आकृति के ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो बरखान होते हैं। पूछा जा सकता है कि बरखान की आकृति किस तरीके की होती है, तो वो अर्धचंद्राकार होती है, और सब्र काफिज की जो होती है वो चंद्राकार आकृति होती है। ठीक है, और ये छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं सब्र काफिज। पैराबोलिक जो होते हैं वनस्पति के सहारे या झाड़ियों के सहारे जो बनते हैं वो पैराबोलिक या बहुमुखी स्तूप होते हैं अपने। तारा या हेयर पिन, तारे के समान आकृति या बालों की जो हेयर पिन होती है उसके आकृति के होते हैं, वो होते हैं ये फेमस। यहाँ के ये 2 हैं, ये आपके ये हो गए। सबसे ज्यादा मैं उत्तरदायी, अगर स्तूप के बारे में पूछा कौन से बालू का स्तूप सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है या सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो वो कौन से हमारे, वो है बरखान। ठीक है, हनुमानगढ़ रावतसर, बाड़मेर बालोतरा में, और ये अपने चूरू बालेरी, ये फेमस है।
तो ये हो गया आपके बालू का स्तूप को लेकर जो बातें थी अपनी, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप हमारे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क जो प्रदेश है इसका, जहां पर वर्षा का औसत वर्षा कितनी होती है अपनी 10 से 20 सेंटीमीटर, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब दोस्तों अपना जो दूसरा जो इसी तो पश्चिमी मरुस्थलीय या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तानी प्रदेश को लेकर है, तो दूसरे हमारे दूसरा जो प्रदेश है वो है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। दूसरा जो पार्ट था अपना वो है अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में क्या आता है दोस्तों? अर्ध शुष्क प्रदेश वो हो गया जहां पर औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा हमने कितनी पढ़ी थी? 20 से 40 सेंटीमीटर। और ये किस भाग में है? अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग है। हमने कहाँ देखा था इसको? ये मैप में देखो आप, जैसे ये राजस्थान का मैप है आपका, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैप है, तो इसके अंतर्गत हमने कहाँ देखा था इसको हमने देखा था जो राजस्थान के मैप में, वो था अपना ये वाला जो प्रदेश था। यहाँ पर अपना पूरा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ से है? लगभग यूं है, ये पूरा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र है अपना, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? शुष्क या पश्चिमी भाग है उसका। और ये वाला जो भाग है वो है अर्ध शुष्क। ये भाग जो है अपना, ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो यहाँ जो औसत वर्षा थी वो 10 से 20 सेमी थी। यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो 20 से, औसत वर्षा कितनी है अर्ध शुष्क में? औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो प्रदेश है ये अरावली के इधर है, और ये इसका पूर्वी भाग हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। और इसमें जो औसत वर्षा है वो औसत वर्षा है अपनी 20 से 40 सेंटीमीटर। अब इसको दोस्तों बांटा गया है 4 भागों में, मुख्यतः इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये जो ऊपरी जो हिस्सा है इसका, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो है, जो यहाँ पर घग्गर नदी है, तो ये तो हिस्सा कौन सा हो गया आपका? घग्गर बेसिन। जो घग्गर का जो मैदानी प्रदेश है उसके अंतर्गत जो है हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र, वो तो है हमारा कौन सा? घग्गर बेसिन, अर्ध शुष्क का पहला भाग, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ ये 4 भाग हो गए इसके, सबसे नीचे जो, फिर उसके बाद दूसरा देख लीजिए। दूसरा ये वाला क्षेत्र कौन सा आ गया अपना? ये वाला है अपना शेखावाटी रीजन। शेखावाटी का जो विस्तार है वो है। तो शेखावाटी में कौन कौन से जिले हैं अपने? सीकर, चूरू, झुंझुनू का कुछ हिस्सा। तो ये वाला जो प्रदेश है, ये प्रदेश आपका कौन सा है? शेखावाटी बेसिन, जहां पर कौन सी नदियों का है ज्यादातर? शेखावाटी बेसिन हो गया आपका, जहां पर कांतली, मंथा, इन नदियों की जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला शेखावाटी रीजन। फिर यहां पर कौन सा प्रदेश आ गया? ये नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। ये वाला जो रीजन आ गया, नागौर, अजमेर का कुछ इधर वाला हिस्सा, और थोड़ा बहुत हिस्सा अपने जोधपुर का और बीकानेर से टच में जो है, थोड़ा बहुत नागौर का जो हिस्सा, नोखा और इस सब जो है। तो ये नागौरी उच्च भूमि वाली जो रेंज है, जायल वाला जो क्षेत्र है, जायल के इस तरफ चलते हैं अपने पर्वतसर, मकराना के इधर वाला जो है वो क्षेत्र अपना नागौरी उच्च भूमि है, ठीक है। फिर उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर लूनी नदी है अपनी, अजमेर से जो निकलती है नाहरगढ़ की पहाड़ियों, नाग पहाड़ियों से, और नीचे आके ये यहाँ पर इसमें पाली, ये कौन सा भाग हो गया अपना? लूनी नदी का बेसिन या लूनी बेसिन, ठीक है। लूनी नदी यहीं से तो अजमेर से बह के इधर आ रही है,
थोड़ा बहुत जोधपुर में बहती है, पाली में बहती है, उधर नागौर में आती है, फिर आगे चल के यहाँ पर बाड़मेर की तरफ आती है, फिर नीचे जाके नीचे ये गुजरात में कच्छ के रण में डंप हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है ये जो अर्धशुष्क है, ठीक है, इस अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ये घग्गर बेसिन है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ की तरफ है, वहां घग्गर बेसिन है हनुमानगढ़ गंगानगर में। सीकर चूरू झुंझुनू वाला जो एरिया है, चूरू का कुछ बहुत कम हिस्सा आता है, बाकी मोस्टली सीकर चूरू का एरिया है। तो वो कौन सा है अपना शेखावाटी प्रदेश है, तो शेखावाटी बेसिन हो गया यहाँ पर। और ये हो गया नागौरी उच्च भूमि, जहाँ पर अजमेर का दक्षिणी भाग है, अजमेर का कुछ हिस्सा है वो, और नागौर, और इधर कुछ हिस्सा पाली बीकानेर वाला भी है। तो ये हो गया अपना नागौरी उच्च भूमि, और ये हो गया लूनी बेसिन, ठीक है। तो इसको कुल मिला के अपन ने जो अर्धशुष्क प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा है हमने, ठीक है। तो जो 4 भाग है वो कौन कौन से हो गए आपके? चार भागों में बांटा है अर्धशुष्क प्रदेश को। पहला भाग है हमारा घग्गर नदी का जो बेसिन है, घग्गर नदी या घग्गर बेसिन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा घग्गर बेसिन। दूसरा जो है हमारा वो पार्ट है शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, ठीक है। इसके बाद अपना आता है, इसके अंदर जैसे जिलों का अगर नाम लिखना चाहो कि कौन कौन से जिले हैं किस किस में, तो अपना ये इसमें गंगानगर और वो हनुमानगढ़ है, ठीक है। और अपना शेखावाटी जो बेसिन है इसके अंदर चूरू झुंझुनू और सीकर वाला प्रदेश है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बागड़ प्रदेश भी बोलते हैं जिसको। बागड़ प्रदेश जो है, झुंझुनू वाला एरिया जो है उसको बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और ये है अपना नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। और चौथा जो पार्ट है अपना, चौथा है अपना ये है लूनी बेसिन। तो अर्धशुष्क जो प्रदेश है, अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और लूनी बेसिन, ठीक है। अब इनकी बात करें जिलों की, तो इसके अंदर तो आता है हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो घग्गर नदी वाला जो प्रदेश है गंगानगर। शेखावाटी के अंदर आपको पता है सीकर, चूरू और अपना झुंझुनू, जिसको बागड़ प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। और ये अपना नागौरी उच्च भूमि वाला प्रदेश है, इसके अंदर कौन सा आ गए, नागौर का कुछ इलाका और नागौर अजमेर, ठीक है। लूनी बेसिन जो है नागौर अजमेर और कुछ हिस्सा इसमें बीकानेर का भी भाग है थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे आता है लूनी बेसिन। तो लूनी में कौन कौन से आ गए, पाली, जहां जहां इसका प्रवाह क्षेत्र है, जोधपुर और बाड़मेर और कुछ हिस्सा जालौर जिले का भी है। तो ये हो गए हमारे अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। घग्गर बेसिन हनुमानगढ़ गंगानगर वाला हो गया, और जहाँ पर घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, जहाँ पर खत्म होती है घग्गर नदी अपने, और बाढ़ के कारण जो उसका निर्माण हुआ है मैदानी प्रदेश का। एक अपने शेखावाटी बेसिन है, जो शेखावाटी वाला एरिया है, कांतली और मंथा और ये जो नदियां हैं इनके प्रवाह क्षेत्र वाला। सीकर चूरू झुंझुनू, नागौरी उच्च भूमि, नागौर अजमेर मकराना वाला जो क्षेत्र है, और कुछ हिस्सा बीकानेर का आ गया। और अपना लास्ट है लूनी बेसिन, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, जालौर। तो ये हो गए इनके अर्धशुष्क प्रदेश, अपना ये अर्धशुष्क प्रदेश के 4 भाग। अब इन चारों भागों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम
देखेंगे। तो जैसे एक एक जो है अपना, सबसे पहले अपना घग्गर बेसिन। तो घग्गर बेसिन के बारे में हम लोग देखते हैं। घग्गर बेसिन में जिले कौन से हैं अपने? घग्गर बेसिन में हमारा जो जिले जो हैं ये आते हैं हमारे हनुमानगढ़ और, तो दोस्तों ये है अपने पहला जो पार्ट है इसका अर्धशुष्क प्रदेश का, वो है अपना घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो घग्गर बेसिन कहाँ है अपना? हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में इसका विस्तार है। हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज की क्लास तो यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये 2 क्लासेस और अपनी लेगा, उत्तरी पश्चिमी थार का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग अर्ध शुष्क जो प्रदेश हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में चारों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो शब्दावली, प्लाया, झालरा, रन, बालसन, खड़ीन, ये क्या है इनके बारे में, बबूलिया, इनके बारे में हम लोग उसी क्लास के 2 क्लासों में से लास्ट क्लास में शब्दावली जो है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम इसके अर्धशुष्क के चारों प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल शिवाय ऑनलाइन क्लासेस थोई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ टिल लॉकडाउन और फर्दर